यस। अब हम चैप्टर चालू कर रहे हैं हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस। लेखांकन समीकरण इसे कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन आपने किसी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि x प्लस वाई बराबर 24 ऐसा होता था। वैसे ही अकाउंट्स में भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन है तो कोई एक कंटेंट से तो नहीं बना होगा। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो 3 कंटेंट से मिलकर बने हैं। पहली असेट्स, दूसरी लायबिलिटी और तीसरी ऑनर्स इक्विटी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। तो हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इन तीनों के बीच के रिलेशन को क्या करता है, बताता है। तो ये हुआ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग। इसका फॉर्मूला होता है हमारा असेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, या कैपिटल भी बोल सकते हैं। संपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी। ठीक है। अब जैसे ही आपने मीनिंग यहां समझा, वैसे ही आपके सामने 3 नए वर्ड सामने आ गए। बोले सर ये असेट्स क्या होती है, बोले सर ये लायबिलिटी क्या होती है, बोले सर ये कैपिटल क्या होती है। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असेट्स क्या होती है। ठीक है। एन असेट्स इज एनीथिंग यू own or control that has monetary value and provides potential future benefit. It's essential resources that can be converted into cash or generate income. Examples including cash, property, investment, equipments, and even intangible assets like इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ओके। परिसंपत्तियां वो होती हैं जो आपके स्वामित्व में हैं, मतलब जो आपके पास हैं या जिस पर आपका नियंत्रण है, कंट्रोलिंग है, जिससे मौद्रिक मूल्य है, जिसका मनी में कोई वैल्यू है और जो भविष्य में संभावित लाभ प्रदान करती है। यह मूल्यता एक संसाधन है जिसे नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या आय उत्पन्न की जा सकती है। उदाहरण में नकदी मतलब कैश, संपत्तियां निवेश इन्वेस्टमेंट उपकरण, और यहां तक कि बौद्धिक संपदा जैसे अमूर्त संपत्तियां भी शामिल होती हैं। देखो, असेट्स का मतलब सीधा सा ये मतलब होता है कि वे असेट्स या वो संपत्तियां या वो चीजें जिनसे हम अपने व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार को चलाते हैं, जिनसे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, जैसे यदि मैंने कोई मशीन परचेस की है, मशीन परचेस की है, तो वो मशीन जो है वो मेरे बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगी। हाँ सर, बिल्कुल कर रही है। अच्छा, उस मशीन से मुझे बेनिफिट जो मिलेगा वो एक ही साल मिलेगा या कई सालों तक वो मशीन प्रोडक्ट बनाती रहेगी और उससे मुझे बेनिफिट प्रॉफिट होता रहेगा। बोले हाँ सर, एक साल नहीं सर, कई सालों तक चलेगी, है ना। तो ये जो होती है बिजनेस रन करने में हमें हेल्प करती है। इनसे हमें जो बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो कई वर्षों तक, मेनी इयर्स तक हमें इनसे क्या होता है, बेनिफिट होता है। इन्हें हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैश में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? तो निश्चित रूप से यदि मेरे पास कोई मशीन है और उसे उठाकर यदि मैं मार्केट में बेच दूं, उठाकर यदि मैं मार्केट में क्या कर दूं, बेच दूं, तो वो कैश में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहलाती है हमारी असेट्स। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। सर वो अगला प्रश्न हमारा था लायबिलिटी क्या होती है।
हाँ, बिल्कुल। लायबिलिटी क्या होती है इसे समझते हैं। देखिए, लायबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि हम बिजनेस से हैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं। तो यदि हम बिजनेस से हैं, हम दुकान में हैं, तो हमें किसी एक्सटर्नल पर्सन को, बाहरी व्यक्ति को कुछ अमाउंट पे भी करना पड़ता है। बाहरी व्यक्ति को इन फ्यूचर में, भविष्य में हमें कुछ अमाउंट उसे को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ता है। तो जो अमाउंट हमें एक्सटर्नल पर्सन को, बाहरी व्यक्तियों को देना है, वो सारा क्या कहलाता है? हमारा लायबिलिटी कहलाता है। जैसे मान लीजिए बैंक से मैंने लोन लिया, अब वो लोन मुझे 4-5 साल तक इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो वो जो लोन है, वो लोन मेरी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। हमने सियागंज से किसी होलसेलर से माल को उधार में परचेस किया। होलसेलर से माल को उधार में क्या किया? क्रेडिट में परचेस किया। अब जब मैंने क्रेडिट में परचेस किया, तो मैं उसका पेमेंट 2 महीने 3 महीने बाद करूंगा। तो मुझे उसको अमाउंट क्या करना है? पे करना है, देना है, देना है। तो वो मेरी लायबिलिटी कहलाएगी। हमारे वर्कर्स ने 1 महीने काम कर दिया है, अब उन्हें मुझे सैलरी देना है, पे करना है। इट मीन्स वो आपकी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। अब अगला वर्ड आता है हमारा कि कैपिटल क्या होती है सब। तो देखो, जैसा कि हमने पहले भी समझा है कि हम अपने आप को क्या मान के चलते हैं? बोले सर, बिजनेस मान के चलते हैं। जब हम अपने आप को बिजनेस मान के चलते हैं, तो जो बिजनेस का मालिक होता है, ऑनर होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, बिजनेस का क्या होता है? ऑनर होता है। वो अपने घर से रुपए लाता है। बोले सर, रुपए ही लाएगा क्या? नहीं, वो रुपए भी ला सकता है, वो गुड्स भी ला सकता है, वो असेट्स भी ला सकता है। तो जब ऑनर अपने ही बिजनेस में घर से लाकर कैश, गुड्स या असेट्स लगाता है, तो वो सब मिलाकर क्या कहलाती है? उसकी कैपिटल कहलाती है। क्या क्या आएगा इसमें? कैश लगा रहा है, गुड्स लगा रहा है या असेट्स लगा रहा है, वो सब क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगी। क्लियर है? तो ये तीनों वर्ड हमारे यहां पर क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब हम इसकी देखने जाएंगे कि सर, जब हम सवाल को करेंगे तो हमें यहां पर एक लिस्ट याद होना चाहिए कि असेट्स कौन कौन सी होती हैं और लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो असेट्स में सबसे पहले आएगा हमारा कैश, फिर बैंक बैलेंस, फिर फर्नीचर, फिर बिल्डिंग, फिर मशीनरी, फिर डेटर, फिर स्टॉक, फिर एक्रूड इनकम, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर बिल्स रिसीवेबल। तो ये हमारी असेट्स की लिस्ट है। क्या क्या है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम। पहला नाम बोलो, कैश। दूसरा, बैंक बैलेंस। तीसरा, फर्नीचर। चौथा, बिल्डिंग। पांचवा, मशीन। छठा, डेटर, स्टॉक, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल। ये हमारे एसेट साइड की लिस्ट होगी। ऐसे ही हमारी जो लायबिलिटी है, उस लायबिलिटीज में हम कैपिटल ले लेते हैं पहले, फिर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम या एडवांस रिसीव्ड इनकम। ऐसी करके ये हमारी लायबिलिटीज की लिस्ट है। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के सवालों को हल करेंगे तो हमें असेट्स की लिस्ट और लायबिलिटीज की लिस्ट लर्न होना चाहिए। यदि ये लिस्ट याद होगी तो आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ओके सर, इसमें जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा तो सर, इसमें प्लस माइनस करने के कोई रूल होते हैं क्या?
हाँ भाई, प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा था। तो चलिए होते हैं। तो क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यदि कोई भी इक्वेशन उसने बताई, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 से, तो इसमें से हमें दो अकाउंट सिलेक्ट करने हैं। कितने अकाउंट सिलेक्ट करने हैं? दो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में से पहला अकाउंट आया हमारा कैश, दूसरा अकाउंट आया कैपिटल। कैश जो होती है वो असेट्स में आती है। अरे अभी याद किया ना हमने, कैश जो होता है वो काय में आता है? असेट्स में आता है, ठीक है ना। कैपिटल जो होती है वो लायबिलिटी साइड आता है। अब जब कोई ऑनर अपने घर से रुपया लाकर बिजनेस में लगाएगा और हम अपने आप को क्या मानते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस में कैश बताओ बढ़ेगा, दुकान के अंदर कैश बढ़ेगा या कम होगा? बोले सर कैश क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरी बात, कैपिटल एक लायबिलिटी है तो आपकी लायबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। उस ऑनर को जब तक बिजनेस बंद नहीं होता है तब तक उसकी कैपिटल को आप अपने पास ही रखोगे। मतलब ये कैपिटल उसे देना है, देना है तो ये आपकी क्या हुई? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हुई, ठीक है। इस तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं सर? अरे जिनसे उधार माल खरीदा, जिनसे गुड्स को क्रेडिट में परचेस किया, वो आपके क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर कहलाते हैं। तो उन क्रेडिटर को हमने कैश दिया, जब उन क्रेडिटर को हम कैश देंगे तो दो अकाउंट सिलेक्ट कर ले इसमें से, एक तो कैश और दूसरा क्रेडिटर। कैश मेरी असेट्स की लिस्ट में आता है और जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी की लिस्ट में आता है, ठीक है। जब मैं दुकान से कैश उठाकर उस क्रेडिटर को दूंगा, उस क्रेडिटर को पे करूंगा, दूंगा, तो मेरी दुकान से कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा और साथ में मेरा क्रेडिटर भी क्या होगा? डिक्रीज हो। पेमेंट कर दिया ना तो उतना क्रेडिटर कम हो जाएगा, उतनी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कैश भी डिक्रीज मतलब माइनस हो रहा है और क्रेडिटर भी डिक्रीज मतलब माइनस हो रहा है। ओके, इन दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक अकाउंट असेट्स का और एक अकाउंट लायबिलिटीज का है। एक अकाउंट असेट्स का आ रहा है और एक अकाउंट कहाँ का आ रहा है? लायबिलिटीज का आ रहा है। तो इस रूल को, मतलब रूल तो नहीं बोल सकते बट एक ट्रिक है ये, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि एक अकाउंट असेट्स का हो और दूसरा अकाउंट लायबिलिटी का हो, यहाँ दो अकाउंट सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें से एक अकाउंट काहे का हो? असेट्स का, और एक अकाउंट काहे का हो? लायबिलिटी का हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप अमाउंट असेट्स में क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो। यदि अमाउंट असेट्स में क्या कर रहे हो? आप प्लस कर रहे हो, तो ये लायबिलिटी में भी प्लस ही होगा। देखो, ये जो है यहाँ देखो, असेट्स में हम क्या कर रहे हैं? प्लस। तो लायबिलिटी में भी क्या कर रहे हैं? हम प्लस कर रहे हैं। या यूं कह दें कि यदि असेट्स में से माइनस कर रहे हैं तो लायबिलिटी में से भी क्या होगा? माइनस होगा। देखो, ये असेट्स में से क्या हो रहा है? माइनस, तो लायबिलिटी में से भी क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि कोई अमाउंट, मतलब कोई ट्रांजैक्शन में जब आपने दो अकाउंट छांटे हैं, सिलेक्ट किए हैं, उसमें से एक अकाउंट यदि असेट्स का है और दूसरा अकाउंट कहाँ का है? लायबिलिटी का है, तो असेट्स को यदि आप प्लस कर रहे हो तो लायबिलिटी भी क्या होगा? प्लस होगा। और असेट्स को यदि आप माइनस कर रहे हो तो लायबिलिटी भी क्या होगा? माइनस होगा। मतलब जो इफेक्ट आप असेट्स में दोगे वही इफेक्ट कहाँ दोगे? लायबिलिटी में दोगे। या यूं कह दो कि जो इफेक्ट आप लायबिलिटी में दोगे वही इफेक्ट कहाँ दोगे? असेट्स में दोगे।
क्लियर है? तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या समझा इस पॉइंट में कि यदि दो अकाउंट में से एक अकाउंट एसेट्स का है और एक अकाउंट कहाँ का है, लायबिलिटी का, तो एसेट्स को प्लस कर रहे हैं तो लायबिलिटी को भी प्लस करेंगे। एसेट्स को माइनस कर रहे हैं तो लायबिलिटी को भी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर जरूरी तोड़े ना है कि एक एसेट्स का होगा और एक लायबिलिटी का होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही अकाउंट एसेट्स के हों। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। चल, यदि दोनों ही अकाउंट कहाँ के हैं, एसेट्स के हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज ऑन कैश, नगद से फर्नीचर हमने परचेज किया। चलो इसमें से दो अकाउंट सिलेक्ट करो फटाफट। सर एक तो फर्नीचर दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है सर, कैश। ओके, अब बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, दुकान के लिए फर्नीचर हमने खरीदा है। जल्दी बताओ, जब दुकान के लिए फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर इंक्रीज होगा और पेमेंट करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा एक बात नोटिस करिए आपने, फर्नीचर भी एसेट से और कैश भी क्या है, एसेट से है। फर्नीचर जो है वो एसेट से और कैश भी आपकी क्या है, एसेट से है। दोनों ही एसेट्स के हैं। हाँ सर 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 दोनों एसेट्स के हैं, बराबर। अच्छा सेकेंड एग्जांपल एक और लेते हैं। अच्छा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। सर डेटर कौन होते हैं? अरे यार, डेटर मतलब जिन्हें आपने क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड किया है, जिन्हें आपने क्रेडिट में उधार में गुड्स सोल्ड किया है, वो आपके डेटर कहलाते हैं। ओके सर, टिक टिक टिक। चलो दो अकाउंट छाटो फटाफट, एक तो कैश आ जाएगा और एक कौन आ जाएगा, डेटर। अब जल्दी से देखो कैश कहाँ आता है सर, एसेट्स में। डेटर कहाँ आता है सर, ये भी एसेट्स में आता है। तो कैश भी एसेट्स में है और डेटर भी एसेट्स में है। अब डेटर से पैसा मिला, डेटर्स से पैसा मिला, डेटर से पैसा मिला हमें। डेटर से जब पैसा मिलेगा, डेटर से जब पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा, तो बिजनेस में, दुकान में, तिजोरी में कैश क्या होगा, बढ़ेगा। कैश क्या होगा, बढ़ेगा। और जो आपका डेटर है उसने पेमेंट कर दिया तो डेटर की लिस्ट में इससे डेटर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्लियर क्लियर। मतलब क्या हुआ, यहां हम देख पा रहे हैं यदि दोनों अकाउंट कहाँ के हैं, एसेट्स में हैं, दोनों अकाउंट कहाँ के हैं, एसेट्स के हैं, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो हमने रूल बना लिया, यदि एक अकाउंट एसेट्स का है और दूसरा अकाउंट भी एसेट्स का है, एक अकाउंट एसेट्स का और दूसरा अकाउंट भी काहे का है, एसेट्स का है, तो एक को यदि प्लस कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। एक को यदि आप प्लस कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करना है, आपको माइनस करना है। फिर आप एक दो पॉइंट हो गए ये। अब तीसरे पॉइंट में आप फिर बोलोगे सर जरूरी सर दोनों एसेट्स हो सकता है सर दोनों लायबिलिटी के हो। हाँ, तो उसमें भी सेम रूल लगेगा। यदि एक अकाउंट लायबिलिटी का है और दूसरा अकाउंट भी लायबिलिटी का है तो एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। यदि दोनों अकाउंट लायबिलिटी के हैं तो एक अकाउंट प्लस होगा और एक अकाउंट माइनस होगा। तो ऐसे करके ये तीनों और जो ट्रिक हैं वो आपको याद रखना है।